स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज फिर हमारी क्लास पीएनएसटी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। कल हमने जो है रासायनिक आबंधों के निर्माण के बारे में पढ़ा था, है ना। रासायनिक आबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और फिर उन प्रकारों को विस्तृत तरीके से समझा था, किस तरीके से वो रासायनिक आबंधों का निर्माण होता है, कौन कौन से उदाहरण हैं उन यौगिकों को जो उन बंधों से निर्मित होते हैं। जैसे आयनिक बंध है तो आयनिक यौगिक बोलेंगे, सहसंयोजक बंध है तो सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे, उपसहसंयोजक बंध है तो उपसहसंयोजक यौगिक कहेंगे। इस तरीके से उनके गुणों के बारे में और कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं वो, प्लस उनके कई प्रकार के उदाहरण हमने उसमें पढ़े थे। आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, बहुत ही मज़ेदार क्लास, जो कि हम लोगों को कल हमने जो बंधों रासायनिक आबंध का निर्माण के बारे में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आराम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा आज के वीडियो में, और ये क्वेश्चंस बहुत काम में आने वाले हैं। साथ ही आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इन क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ेंगे, वो है फजान्स रूल, है ना। क्वेश्चन से रिलेटेड है तो वही क्वेश्चंस के साथ आपको वो फजान्स रूल भी बताया जाएगा। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो नए जुड़े हैं, 9753 यहाँ लिखते हैं ना, 9753749986 9753749986 इस नंबर पे मैसेज करके हम लोगों से जुड़ सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है वो इस पे मैसेज करें, और जो वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल के चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था, वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा, वो आप टाइम सबमिट कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न और हल, और साथ में हम पढ़ेंगे फजान्स रूल। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी रेडी हो जाएं इस क्लास के लिए, भी बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा इस क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किस प्रकार के यौगिकों में उच्च गलनांक व घातांक होंगे। आज के हमारे जो क्वेश्चन है कल की क्लास के ऊपर बेस्ड है सारे। कल जो हमने आपको रासायनिक बंधों के प्रकार बताए थे, जो है आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, इन तीन बंधों के प्रकार, इनके उदाहरण और सारे जो है इनके बारे में कल हम डिस्कशन कर चुके हैं। और वो जो रासायनिक आबंध कल हमने जो पढ़े थे उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, किस प्रकार के यौगिकों में उच्च गलनांक और उच्च घातांक होंगे। तो कल आपको जब सबसे पहला बंध विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक आयनिक बंध जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि उससे जो बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जो बंध बनता है, क्योंकि सारे जो है वो यौगिक हार्ड होते हैं, क्रिस्टली नेचर के होते हैं, कठोर होते हैं, और उनके मध्य जो है आकर्षण बल काफ़ी प्रबल होता है, तो उसको तोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। तो इसका सही जवाब है विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक। सहसंयोजी में, उपसहसंयोजी में, इनमें जो है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसमें विद्युत संयोजी जो आयनिक यौगिक है उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अर्थात इस प्रकार के यौगिकों को तोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा बंध समान परमाणु के मध्य पाया जाता है। कल हमने बंधों का निर्माण पढ़ा था, जो है हमने आयनिक बंध पढ़ा था, सहसंयोजक बंध पढ़ा था, उपसहसंयोजक बंध पढ़ा था। तो उनमें से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, एक समान परमाणु के मध्य कौन सा बंध है, आयनिक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक या धात्विक बंध। तो इसका सही जवाब है सहसंयोजक जो बंध होता है वो समान परमाणु के मध्य बनता है। जैसे कल जब आपको सहसंयोजक बंध पढ़ाया था तो सबसे पहला उदाहरण F2 का बनना समझाया था, साथ ही आपको O2 का निर्माण समझाया गया था, ON2 का निर्माण समझाया गया था। तो ये एक जैसे परमाणु, एक जैसे सिमिलर एटम्स हैं, इनसे इनके अंदर जो बंध होगा जिससे मिलके ये परमाणु अणु जो बने हैं वो है आपका सहसंयोजक बंध। क्योंकि अगर अलग होंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज़्यादा होगा, तो उस वजह से सहसंयोजक बंध के अंदर सिमिलर जो समान परमाणु होंगे उनके अंदर जो बंध पाया जाएगा वो सहसंयोजक बंध ही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा। एक परमाणु ऋणात्मक आयन बनाएगा। एक परमाणु ऋणात्मक आयन बनाएगा, कब बनाएगा? वो 4 सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है, हमें बताना है कौन सी वो सिचुएशन है, कौन सा वो तथ्य पॉइंट है जब एक परमाणु ऋणात्मक आयन बनाएगा। या तो वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, बी वाला ऑप्शन है एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, सी वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से, और डी वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी स्पीसीज जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऋण आवेश एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऋणात्मक आयन का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि कल हमने Na+Cl- में पढ़ा था कि Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl गेन कर लेता तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसका सही जवाब है एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आवेश या ऋणात्मक आयन का निर्माण होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा। सोडियम क्लोराइड NaCl के निर्माण में सोडियम और क्लोरीन का कार्य क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कल हमने सबसे पहले NaCl का निर्माण ही पढ़ा था, Na और Cl, सोडियम क्लोराइड। तो इनमें Na और जो Cl के रोल क्या है वो पूछे गए हैं। ए वाला ऑप्शन है Na व Cl दोनों इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवाते हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे। बी वाला ऑप्शन है Na व Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे। सी वाला ऑप्शन है Na इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और डी वाला ऑप्शन है Na इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो ये हमें याद है कि जब कल हमने NaCl का निर्माण पढ़ा था तो उसमें देखा था सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्लोरीन का होता 17। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कौन? सोडियम, और ग्रहण कौन करेगा? क्लोरीन। तो ये सी वाला जो है हमारा ऑप्शन सही है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। प्रश्न क्रमांक 5 आ गया हमारा। सहसंयोजी यौगिक जल में होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो है वो जल में क्या होते हैं? वो जल में घुलनशील होते हैं, वो जल में अघुलनशील होते हैं, वो जल में मिलकर विघटित हो जाएंगे या जल में आयनित हो जाएंगे। तो कल हमने जब सहसंयोजी बंध का निर्माण समझा था और उसके बाद सहसंयोजी बंध से बनने वाले जो सहसंयोजी यौगिक है उनके गुणों का अध्ययन किया था, तो उसमें देखा था कि ये जो है जल में क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जल में क्या हो जाएंगे? घुलनशील हो जाएंगे, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलिए छठा, निम्नलिखित में से आयनिक बंध किसमें उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से आयनिक बंध किसमें उपस्थित है? O2 में उपस्थित है, CCl4 में उपस्थित है, CHCl3 में उपस्थित है या NaCl में उपस्थित है। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, ये O2 का तुम्हें कल ही बताया था। ठीक है, O2 के अंदर कौन सा बंध होता है, और ये कल पढ़ा था अपन ने NaCl। तो ये तो नो डाउट आंसर इसका डी वाला करेक्ट है। NaCl सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध है। Na+ और Cl- मिलकर इस बंध को बनाएंगे तो आयनों के मध्य बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध या आयनिक से जो यौगिक बनेगा उसको आयनिक यौगिक बोलेंगे। तो यहाँ जो NaCl है इसके अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड होता है, O2 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, CCl4 के अंदर भी कोवेलेंट और CHCl3 के अंदर भी कोवेलेंट, यानी कि तीनों के अंदर O2, CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3 तीनों में सहसंयोजक बंध होता है। एकमात्र ऐसा यौगिक यहाँ पर जो दिए गए उदाहरण हैं उनमें NaCl ऐसा है जिसमें आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तत्वों के मध्य आयनिक बंध का निर्माण होता है जिन तत्वों में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि आयनिक बंध का निर्माण जिन तत्वों के मध्य होता है उन तत्वों की विशेषता इन 4 में से क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है आयनिक बंध, है ना, आयनिक बंध बन रहा है तो उन तत्वों में क्या उपस्थित होना चाहिए जब जाके आयनिक बंध होगा? उच्च आयनन विभव और निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता, निम्न आयनन विभव और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, उच्च आयनन विभव और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, और निम्न आयनन विभव और निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। तत्वों के मध्य आयनिक बंध का निर्माण कब होगा? जब तत्वों में क्या हो? उच्च आयनन विभव, निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता, निम्न आयनन विभव, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, उच्च आयनन विभव, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, और निम्न आयनन विभव, निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता हो। ठीक है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो दो कॉन्सेप्ट है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन
बंधुता, ये कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ, है ना। आयनन विभव, आयनन विभव मैंने कल प्रभावित करने वाले कारक में आयनन विभव सबसे पहले पढ़ा था आयनिक बंध में। उसमें पढ़ा था जो धन आवेशित जो परमाणु होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो धन आवेश बनाते हैं, उनकी साइज जितनी छोटी होगी, जिनका आयनन विभव जितना कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो वो आसानी से आयनिक बंध बनाएंगे। तो पहला पॉइंट तो निम्न आयनन विभव, एक तो ये दिख रहा हमको और एक यहाँ दिख रहा है ना, निम्न आयनन विभव होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देना चाहिए। जैसे सोडियम है, ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ बनाएगा तो आयनिक बंध उतना ही मजबूत और उतनी शीघ्रता से बनेगा। फिर अगला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक, और जितना ज़्यादा ऋणात्मक हो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आवेश में बदलना, कन्वर्ट होना। तो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऋणात्मक आवेश बना लेगा, तो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता हो और निम्न आयनन विभव हो तो आयनिक बंध आसानी से बनेगा। उसके लिए ये शर्त है, आयनन विभव निम्न होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होनी चाहिए। तो बी इसका सही जवाब है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता हो इसको और कुछ दूसरे तरीके से घुमा के पूछ ले, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 आ गया हमारा, रासायनिक बंध के निर्माण के दौरान होता है कि जब भी एक रासायनिक बंध बनेगा तो कौन सी घटना होगी, ऊर्जा में कमी होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी एक रासायनिक बंध का निर्माण होता है, जैसे ए और बी ये दोनों रासायनिक बंध बना रहे हैं, तो ए परमाणु और बी परमाणु इन दोनों की जो ऊर्जा का मान होता है वो अत्यधिक होता है। जब बंध बनेगा तो बंध बनने के दौरान कई प्रकार से इस ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, और ऊर्जा बाहर निकलने के बाद जब ए बी कंपाउंड यौगिक नया बन गया तो इसकी ऊर्जा परमाणु की ऊर्जा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ऊर्जा का मान कम होगा तो वो जो यौगिक है वो क्या होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऊर्जा में कमी होना जरूरी है, तभी जाके वो जो यौगिक बनेगा वो स्थायित्व को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो ऑब्वियस बात है ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। सही जवाब है ऊर्जा में कमी, ए वाला ऑप्शन इसका सही है ना। यहाँ लिखा भी है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु अधिक ऊर्जा रखते हैं, बंध बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जन होने से स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। वो प्राप्त अणु, ये प्राप्त अणु जो है ए बी परमाणु की तुलना में क्या होंगे, स्थायी, क्योंकि इनकी ऊर्जा का मान कम है। तो स्थायित्व के लिए पॉइंट तो याद रखना ही है, जहाँ ऊर्जा का मान कम होगा वो जो अणु होगा वो स्थायी ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है सहसंयोजी अणुओं में, प्रश्न क्रमांक 9 है, सहसंयोजी अणु में क्रिस्टलीय संरचना निम्न में से किसके कारण होती है। कल एक पॉइंट पढ़ा था, सहसंयोजी यौगिक जो है क्रिस्टलीय संरचना, जैसे हीरा और ये सब हमने पढ़े थे उसमें। तो सहसंयोजी बंध है ना, सहसंयोजी बंध से सहसंयोजी यौगिक का निर्माण हो रहा, अणुओं का निर्माण हो रहा। तो उनमें जो क्रिस्टलीय संरचना है वो किसके कारण है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के कारण, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या स्थिर विद्युत आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बॉन्ड, या वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो जो सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके मध्य वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, ठीक है, जिससे उनके अंदर जो है थोड़ी कठोरता आ जाती है और जो थोड़ी क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होगा वो वान डेर वाल आकर्षण बल की वजह से होगा। तो इसका सही जवाब है डी वाला, वान डेर वाल आकर्षण बल, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण दो परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, है ना। कि निम्नलिखित में से किसके कारण दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। कोई दो परमाणु है, ठीक है, ए और बी, ये दो परमाणु, इनके मध्य अगर सहसंयोजक बंध, अब सहसंयोजक बंध बनता किससे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, शेयरिंग से बनेगा सहसंयोजक बंध। तो वो जो संयोजक जो बंध बनता है वो किससे बनेगा, और यहाँ मैंने खुद एक आपको हिंट दे दिया है, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण से बनेगा, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा, या स्थिर विद्युत आकर्षण से। इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, स्थिर विद्युत आकर्षण से। तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉन के साझे से। जब दो परमाणु आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, जैसे कल हमने उदाहरण पढ़े O2 का निर्माण, N2 का निर्माण, H2 भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब सहसंयोजक बंध से बने हुए अणु है। इन परमाणु के मध्य में सहसंयोजक बंध है
और ये जो सहसंयोजक बंध है ये इलेक्ट्रॉन के साझे से बना है। उम्मीद अभी तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो सहसंयोजक बंध से कोरिलेट नहीं करता, उससे इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वो कौन सा है जो उस सहसंयोजक बंध के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। पहला है परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझा लिखा है साझा होता है। बी है बंध अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तीसरा है बंध की शक्ति अतिव्यापन पर निर्भर करती है। और चौथा है निर्मित बंध ध्रुवी हो भी सकते और नहीं भी। तो मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ। पहला है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो बिल्कुल सहसंयोजक बंध की पहली शर्त है ये, जब तक परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होगा सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं होगा। सी वाला देखते हैं बंध की शक्ति अतिव्यापन पर निर्भर करती है। जितना अतिव्यापन का नियम ही है ये ओवरलैपिंग का, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बंध उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, चाहे कोई सही बंध हो। और अगला है डी निर्मित बंध ध्रुवी हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये डिपेंड करेगा, अगर समान अणु है जैसे H2 N2O2 तो इनमें समान अणु है तो ये ध्रुवी नहीं होंगे। लेकिन जैसे HCl है या अदर कोई जुड़ गया जैसे NH4 प्लस है NH3 है, इस तरीके के जो बन रहे हैं इनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो ये ध्रुवी हो सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। केवल ये जो बी वाला है अदिशात्मक होते हैं बंध, ये वाला सहसंयोजक बंध के लिए सही नहीं है, क्योंकि सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अदिशात्मक तो आपके जो है इलेक्ट्रोवैलेंट या जो आयनिक जो बंध है, आयनिक जो यौगिक है वो अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा सहसंयोजक और उप सहसंयोजक ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। अब ये दिशात्मक अदिशात्मक क्या, यहाँ देख लीजिए। सहसंयोजक बंध में दो बंधों के मध्य एक निश्चित कोण होता है, अर्थात एक निश्चित ज्यामिति होती है। तो जब जो परमाणु आपस में जुड़ के एक नए अणु का निर्माण कर रहे हैं तो उन परमाणुओं के मध्य में कोण एक निश्चित ज्यामिति में होता है, एक निश्चित कोण हो, उनकी एक कोई ज्योमेट्री फिक्स हो तो वो जो है दिशात्मक होंगे। और अगर कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं हो, बंद कोणों की कोई दिशा नहीं हो, तो वो हो जाएंगे अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। जो आपका आयनिक बंध है वो जो है अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा सहसंयोजक और उप संयोजक जो है वो दिशात्मक यानी कि डायरेक्शनल, है ना, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो ये उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सबसे कम आयनिक कौन सा होगा। निम्नलिखित में से सबसे कम आयनिक कौन सा होगा। C2H5, KCl, BaCl2 या इनमें से कोई नहीं। इथाइल एल्कोहल, पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ इन दोनों को के बारे में बात करें तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो हाईली आयोनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है ये, है ना। ये भी आयोनिक है और ये भी आयोनिक है सबसे ज़्यादा। ये तो इनमें से कोई नहीं, तो बचा क्या C2H5OH। तो C2H5OH इन यहाँ अगर इनकी तुलना करें, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन से ऑक्सीजन की कम होगी, ठीक है। और ये आयनिक प्रवृत्ति के है KCl और BaCl2, तो इस वजह से यहाँ कम आयनिक प्रकृति का जो है वो है इथाइल एल्कोहल C2H5OH होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से सबसे कम आयनिक है ना। अब इनमें सबसे कम आयनिक पूछा है, वहाँ ऊपर क्या पूछा था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से सबसे कम आयनिक, और यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है ना, बस आपके मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए। सबसे कम आयनिक C2H5Cl, KCl, BaCl2 और C6H5N3HCl। तो इसके रीजन अलग है। आंसर तो यहाँ भी C2H5Cl ही है, इथाइल क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और ये आयनिक अवस्था में आपका, ठीक है। तो ये तो आयनिक अवस्था में ही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आयनिक है। तो उसके अलावा KCl और BaCl2 ये सारे जो है आयनिक यौगिक है, B, C, D तीनों आयनिक यौगिक है। C2H5Cl कम आयनिक है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है, इसका निर्माण सहसंयोजक बंध से हुआ है, इसलिए ये कम आयनिक है। और बाकी के जो 3 है ये सारे आयनिक यौगिक है, इनके अंदर जो है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर C के अंदर भी, ठीक है, और D के अंदर भी जो है आयनिक बॉन्ड है। केवल इसके अंदर जो है कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध है, तो इसलिए सबसे कम आयनिक होगा आपका ए। चलिए अगर आप ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए लाए गए हैं
सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको नोट कर ले, आंसर नोट कर ले। और इसीलिए साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी, एक स्पेशल क्लास इसीलिए इसके लिए रखी गई है ताकि कल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज आप क्वेश्चन सोल्व कर ले तो आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, हेक्सामिन कोबाल्ट क्लोराइड है ना, हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये आपका जो है एक सहसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसमें जो सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 18 होगी। यहाँ सही जवाब दे रखा 18। इसका कारण देखिए 18 क्यों है। कल मैंने अमोनिया वाला एक समझाया था आपको, अगर याद हो तो NH4+ का बताया था। पहले बताया था कि NH3 कैसे बनेगा, कि एक नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा और फिर एक H+ से जुड़ के NH4+ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अमोनिया दे रखा है, देख लीजिए आप NH3। तो यहाँ सहसंयोजक बंध आपके है जो है इसके अंदर कितने होंगे, अमोनिया में कितने थे, 3। तो अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी थी, यहाँ 3 हाइड्रोजन तो 3 थी। ठीक है, और यहाँ भी अमोनिया क्वेश्चन में देखिए है कितने, नंबर ऑफ अमोनिया 6 है, 6 है। तो एक अमोनिया में 3 है, तो 6 अमोनिया में कितने हो जाएंगे, 18। बहुत आसान है, बाकी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। चूंकि ये तो कल अमोनिया मैंने समझाया हुआ रहा, इसलिए इसको बताने में आसानी हो गई, नहीं तो फिर अलग से सारा डिस्क्राइब करना पड़ता। बाकी आप ये चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगी सारी चीज़ें। तो अमोनिया के अंदर जो सहसंयोजक बंधों की संख्या होगी इस पूरे कंपाउंड के अंदर, ठीक है, वो होगी आपकी 18। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारा। आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा निर्भर है। एक आयनिक जो यौगिक होता है उसकी जो जालक ऊर्जा है ना, लेटिस एंथैल्पी है, लेटिस एनर्जी। कल हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक को प्रभावित करने वाले कारक, एक पढ़ा था हमने आयनन विलोप, एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंधुता, और तीसरा और आखिरी पॉइंट था जालक ऊर्जा। अब जालक ऊर्जा क्या है कि 1 मोल आपका अगर हम आयनिक यौगिक बनाते, जैसे 1 मोल NaCl सीजियम क्लोराइड ऐसा कोई क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, आयनिक क्रिस्टल का, तो इस 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में जितनी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी, मुक्त होगी, वो उसकी जालक ऊर्जा हो जाएगी, लेटिस एनर्जी हो जाएगी। तो किसी भी आयनिक यौगिक की जो जालक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगी, आयन के आवेश पर निर्भर करेगी, आयन के आकार पर। आयन मतलब Na+Cl- CS+Cl-, जिनसे मिलके जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम हैं, जिनसे उसकी संरचना बन रही है, वो आयन की पैकिंग पर या आयन के आकार और आयन के आवेश पर। तो डी वाला इसका सही जवाब है। आयन का आकार कितना है और उनके ऊपर आवेश कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी जालक ऊर्जा का मान। तो ये आपको ध्यान रखना है, आयन का आकार और आयन का आवेश, है ना। जैसे कि Na है तो Na के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है, उनकी साइज कितनी है, आवेश चार्ज कितना है, यही डिसाइड करेगा जालक ऊर्जा का मान कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, और आयनिक बंध में जालक ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होता है, आयनिक यौगिक या आयनिक बंध उतना ही प्रबल होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होना चाहिए, है ना। लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो बनने वाला यौगिक है वो थोड़ा स्थायी होगा, मजबूत होगा। चलिए, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्रमशः है। इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आज बोला है कि कल आपने जो क्लास पढ़ी थी वो क्लास लेना समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इनके कॉन्सेप्ट को आप सोल्व कर पाएंगे, है ना। कल का वीडियो नहीं देखा आपने तो पहले कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अमोनियम क्लोराइड में आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। 1 है, ये क्रमशः है ना, आयनिक बंध 1, सहसंयोजक बंध 3 और उप सहसंयोजक 1, आयनिक बंध 1, उप सहसंयोजक 3, सहसंयोजक 3 और उप सहसंयोजक 2, आयनिक बंध 1, सहसंयोजक बंध 2, उप सहसंयोजक 3, आयनिक 1, सहसंयोजक 1 और उप सहसंयोजक 3। तो इसका सही जो जवाब है वो है ए वाला। आयनिक बंधों की संख्या 1 है NH4Cl में, सहसंयोजक बंधों की संख्या 3 है और जो आपका उप सहसंयोजक है वो 1 है। अभी NH4Cl जैसे NH4+ मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो वैसा ही है।
है ना। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बनाया अलग से देखने का। ये NH4+ का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब पॉजिटिव चार्ज को इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में कल दे चुका हूँ, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो NH3 से उसने जब बंध बनाया तब तक कोई दिक्कत नहीं थी उसके, लेकिन जब उसने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा के साथ बंध बनाया तो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, और ये एरो वही बता रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बता रहा है ये उपसंयोजक बंध। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है उसके पास हाइड्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को उसने डोनेट कर दिया, दे दिया और बंध बना लिया, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने इसके साथ आके बंध बना लिया। तो ये तो आयनिक बंध हो गया NH4+ और Cl- के बीच में। ये 3 जो है सहसंयोजक बंध हो गए, 1 2 3 और 1 उपसंयोजक, इसलिए सही जवाब है 1 आयनिक, 3 सहसंयोजक और 1 ये एरो वाला उपसंयोजक। तो वैसे बहुत आसान है, बाकी अपने को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था, NH4Cl में आयनिक, सहसंयोजक और उपसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, तो 1 3 1 आयनिक बंध है 1, सहसंयोजक बंध है 3 और उपसंयोजक है 1। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए यहाँ पर। यहाँ से एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होगा, फजान रूल। इस पहले क्वेश्चन को समझ ले, फिर फजान रूल पढ़ेंगे और फिर एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, है ना। कोशिश थी अपनी कि 20 क्वेश्चन हो जाए, बट हाँ टाइम इतने में कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो ये जो 18 क्वेश्चन आज होने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मान लीजिए कि इस चैप्टर में से अगर बंध से रिलेटेड, रासायनिक बंध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ही कोई क्वेश्चन होगा। तो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अधिकतम गलनांक है। अब अधिकतम गलनांक कल हमने पढ़े थे, जो आपके आयनिक यौगिक हैं, जो विद्युत संयोजी जो यौगिक है आयनिक बंध से जो बनने वाले हैं, पहला प्रश्न भी पढ़ा था, इनके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, जो ऑप्शन है LiCl, NaCl, KCl और रुबिडियम जो क्लोराइड, तो इनमें से अधिकतम गलनांक किसका है। यहाँ देखिए सारे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सारे वही है। रुबिडियम भी पॉजिटिव और क्लोरीन भी नेगेटिव। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गलनांक होगा वो रुबिडियम क्लोराइड का होगा। अब उसके पीछे कारण जो है वो फजान नियम से समझ में आएगा। तो आंसर समझ लेगा, अधिकतम गलनांक इन तीनों में से लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में से रुबिडियम क्लोराइड का गलनांक सर्वाधिक है। उसके पीछे जो कारण है उसको समझने के लिए सबसे पहले फजान का नियम समझना पड़ेगा। तो फजान का जो नियम है, ठीक है, वो ध्रुवणता के ऊपर डिपेंड है, पोलराइजिंग प्रॉपर्टी, ध्रुवणता के ऊपर। अब ध्रुवणता क्या है, जैसे कल हमने आयनिक यौगिक पढ़े थे और उसके बाद सहसंयोजक यौगिक पढ़े थे, तो यहाँ ये देखने में आया है कि आयनिक यौगिकों में भी सहसंयोजक यौगिकों के कुछ गुण आ जाते हैं, है ना। कुछ गुण जो है उनके अंदर सहसंयोजक गुण भी आ जाते हैं, जिसको हम ध्रुवणता से समझ सकते हैं। तो ध्रुवणता का गुण क्या है, पहले इसको समझिए। आयनिक यौगिक में अपन ने देखा, जैसे Na और Cl का एग्जाम्पल ले ले अपन, Na+ और Cl-, हमको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिलकर बंध बनाएंगे और आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो ये जो सोडियम का जो धन आवेश है, ये क्लोरीन के ऋण आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, और खींचने से इस पूरे यौगिक में ध्रुवीयता पैदा होगी, और कुछ गुण आयनिक यौगिक से कम होके कैसे हो जाएंगे, सहसंयोजक यौगिकों के गुण इनमें आने लग जाएंगे। तो ये जो Na+ Cl- को अपनी तरफ खींच रहा है और ध्रुवणता पैदा हो रही, इसको बोलते हैं ध्रुवीयता। तो इस ध्रुवीयता को समझाने के लिए फजान ने नियम दिया था। अब उस नियम के ऊपर चलते हैं कि क्या है वो नियम, है ना। एक बार फिर से देख ले, फजान ने किसी विद्युत संयोजक अणु में, जैसे NaCl है, में सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवण की सीमा, जैसे कि अगर कोई आयनिक यौगिक है और उसके अंदर कुछ सहसंयोजक यौगिकों के गुण भी आ गए हैं, तो वो कितनी क्वांटिटी में है उसको ज्ञात करने के लिए फजान ने नियम दिए। अब वो नियम क्या है वो अपन देखेंगे। पहला नियम किसके ऊपर आधारित है, पॉइंट है आयनिक अणुओं में सहसंयोजक लक्षणों की सीमा निम्न बिंदुओं पर आधारित है। तो कोई भी जो आयनिक जो यौगिक बनेगा, आयनिक जो अणु होंगे उनमें सहसंयोजक यौगिकों के जो गुण आ जाते हैं, तो कितने गुण होंगे उसको निर्धारित करने के लिए हम कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है धनायन का आकार। क्या है धनायन का आकार, कि धनायन का आकार जितना कम होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी अधिक होगी। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर सामने वाले परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में कन्वर्ट हो जाता है और सामने वाली स्पीसीज को ऋणायन में कन्वर्ट कर देता है,
तो धन आयन जो बन रहा है उसकी साइज कम होनी चाहिए, और जितनी साइज कम होगी ध्रुवणता की घटना उतनी ही ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए धन आयन का आकार क्रम, ये आकार का क्रम दे रखा है कम से अधिक की ओर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि आकार छोटा है लिथियम का, उससे बड़ा सोडियम का, फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का। पीरियोडिक टेबल देखें तो रुबिडियम बाद में आता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये रुबिडियम आता नीचे नीचे, इन सब में रुबिडियम की साइज ज़्यादा है और जो धन आयन का आकार है वो इसका बड़ा दिख रहा है। लेकिन ध्रुवण क्षमता का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइज जितनी छोटी होगी उसकी ध्रुवणता उतनी ज़्यादा होगी। तो यह साइज किसकी छोटी है? लिथियम की, इसकी ध्रुवणता का मान ज़्यादा होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का और फिर रुबिडियम का। तो रुबिडियम की ध्रुवणता यहाँ क्या है? सबसे कम है। अब आप पिछले क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ LiCl इनकी ध्रुवणता का मान ज़्यादा है, NaCl इसकी ध्रुवणता का मान ज़्यादा है, KCl इसकी ध्रुवणता का मान ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ध्रुवण गुण इसका कम है, यानी इसके अंदर आयनिक गुण अभी भी मौजूद है, इनके आयनिक गुण थोड़े थोड़े कम हो गए इस ध्रुवणता की घटना की वजह से, लेकिन इसके आयनिक गुण कम नहीं हुए क्योंकि रुबिडियम की साइज बड़ी है। तो इसका जो धन आयन है वो साइज में बड़ा है, तो ध्रुवणता इसकी कम होगी तो आयनिक गुण ही दिखाएगा। और आयनिक यौगिकों का प्रमुख लक्षण है कि इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है रुबिडियम क्लोराइड। तो पहला नियम समझ के आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है ऋणायन का आकार। अब ऋणायन का आकार एक जैसा ही, ऋणायन का आकार जितना अधिक है ध्रुवणता उतनी अधिक होगी। अभी धनायन के आकार में अपन थोड़ा उल्टा देख रहे थे कि धनायन का आकार कम होगा तो ध्रुवणता ज़्यादा होगी, और यहाँ ऋणायन का आकार अगर बड़ा है तो ध्रुवणता भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ दिए आपके हेलोजन एटम दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की साइज बड़ी होती है, ब्रोमीन की उससे कम क्लोरीन, और सबसे छोटा होता है फ्लोरीन। और ध्रुवणता का क्रम भी रहेगा, साइज बड़ी किसकी? आयोडीन की, ध्रुवणता इसकी ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की और फिर फ्लोरीन की। तो ये नियम ऋणायन का आकार। तीसरा, आयन पर आवेश। धनायन या ऋणायन पर जितना अधिक आवेश उतना अधिक सहसंयोजक लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे धनायन पे आवेश का क्रम है, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है सहसंयोजकता या ध्रुवणता का गुण भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उसकी ध्रुवणता का गुण उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा ध्रुवणता का गुण दर्शा रहा है क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर केवल 2 पॉजिटिव चार्ज। ये एल्यूमिनियम की तुलना में कम ध्रुवित है लेकिन सोडियम की तुलना में ज़्यादा, और सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज। और इससे जुड़े हुए कंपाउंड भी यहाँ दे दिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा ध्रुवित, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव उससे कम, और NaCl। तो ये ऑर्डर नोट कर लीजिए, हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। ऋणायन पे आवेश का क्रम भी यही रहेगा सेम, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ध्रुवणता का गुण भी उसी के पास उतना ही ज़्यादा होगा। 3 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज, और उससे बनने वाले कंपाउंड भी हमने दे दिए, NaCl, Na2S और Na3P। ठीक है, फास्फोरस के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, फिर उससे कम सल्फर, उससे कम क्लोरीन। और आखिरी और चौथा पॉइंट है Cu+, Ag+ और Au+ अधिक ध्रुवण क्षमता रखते क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आभासी अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2, NP6, ND10 इस तरह का होता है। जैसे कि अक्रिय गैसें होती है उस तरीके का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, Cu+ का, Ag+ का, Au+ का। ठीक है, तो ये अधिक ध्रुवण क्षमता रखेंगे, कौन? Cu+, Ag+ और Au+। तो ये कुछ 4 जो पॉइंट है ना, यहाँ ये समझ में आ गया होगा। आभासी अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ये अक्रिय गैस तो नहीं है लेकिन उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस स्थिति में शो करती है, तो इनकी ध्रुवण क्षमता का मान ज़्यादा होगा। तो ये 4 पॉइंट है। अब आखिरी का एक क्वेश्चन आज की क्लास का, सहसंयोजकत्व है ना। ये सहसंयोजकत्व का मतलब ये जो आपके आयनिक यौगिक में जो संयोजकता जो आपके सहसंयोजक यौगिकों के जो गुण आ जाते हैं वो का सही क्रम क्या है ना। या BeCl to NaCl, LiCl, NaCl, LiCl, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है कि बेरिलियम क्लोराइड, कारण लिथियम सबसे कम है NaCl का, फिर उससे ज़्यादा LiCl का और BeCl का। तो कारण क्लोरीन तो यहाँ साइज में एक जैसा है तो इससे ध्रुवणता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ध्रुवणता को निर्धारित करने वाला बेरिलियम, लिथियम, सोडियम। बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और अभी अपन ऊपर पढ़ के आए जिसके ऊपर जितना ज़्यादा आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा
वो उतना ही अधिक ध्रुवित होगा। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव, तो इसलिए इस सहसंयोजकत्व का जो सही क्रम है वो बी वाला सही जवाब है, NaCl, LiCl और BeCl2। तो आज का हमारी क्लास का कंटेंट यही खत्म होता है। 18 प्रश्न प्रजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी भी स्थिति में मिस मत करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ये नोट्स नोट कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नोट करने जैसा लगता है तो उसको भी नोट कर लीजिए। क्लास किसी भी कंडीशन में मिस नहीं हो। 9753749986 इस पर नए स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए। इस क्लास से रिलेटेड आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। फजांस रूल के लिए भी एक रिक्वेस्ट थी, आज की जो मॉर्निंग क्लास थी अपनी कल की, तो सर फजांस रूल भी बताइएगा, तो फजांस रूल हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कल हम नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, इसी चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट पे। हो सकता हम जो है रेजोनेंस अनुनाद ले ले, या हाइड्रोजन बंद ले ले, या VBT, ऐसा कुछ जो भी पोलैरिटी इसके ऊपर जो सूटेबल होगा वो कल हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास मिस ना करें, क्वेश्चन आंसर नोट कर ले, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे हो क्वेश्चन आंसर, कोई नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा हो, तो मुझे मैसेज करके स्पेशली बताएं कि ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। ओके, थैंक यू। और संडे को आपकी जो है लाइव क्लास रहेगी, तो आप तैयारी कर लें लाइव क्लास की। और रिवीजन आपने बोला है जो आपका पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल, उसका भी हो जाएगा। संडे के दिन लाइव क्लास के लिए आप तैयारी रखें, उस दिन आपकी लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू।